नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा यूपी की जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात है, यूपी के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। यूपी में ऐसी क्या खास बात है। बहुत सारे बच्चे मुझे यूपी के भी कमेंट्स करते हैं, सर कब से स्टार्ट होगी, कब काउंसलिंग होगी, कब रजिस्ट्रेशन होगी, क्या नए प्रोसेस आया, क्या नई गाइडलाइंस है। तो सारा का सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं। यूपी की हमेशा गाइडलाइन डिफरेंट ही होती है, तो इस गाइडलाइन को अच्छे से समझना। और ये भी चीज़ बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ नया, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उनके लिए भी शेयर कर देता हूँ जो दूसरे बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि यूपी एक ऐसी स्टेट है जो ओपन स्टेट है, तो दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही कम स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अच्छी भी हो, ओपन स्टेट हो, बहुत ज़्यादा मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज भी यूपी के अंदर है। तो उनमें से यूपी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप इजीली आराम, फीस भी ठीक ठाक होती है, यहाँ पे कोई ज़्यादा हाई लेवल की फीस नहीं होती है, तो आप आराम से जाके यूपी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो दोनों के लिए प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप यूपी से हो तो भी प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप यूपी से नहीं हो तब भी आपको दोनों तरह का प्रोसेस बता दूंगा। बाकी आप पे डिपेंड है कि अगर आपको एडमिशन लेनी है नहीं लेनी, वो ये सब आपका डिसीजन है। सबसे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या डेट आई है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, अगर आपको पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है, तीनों के लिए इन्होंने एक ही टाइम दिया, एक ही डेट दी है, जो कि आपकी 25 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। ठीक है। और एक चीज़ पहले बता दूंगा, लास्ट डे वाले दिन किसी ने भी कोई भी प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि यूपी एक ऐसी स्टेट है, इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, फ्लक्चुएट कैसे कह सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, कभी ओपन हो जाती है, कभी क्लोज हो जाती है। तो आपने कभी भी लास्ट डे का जो है वो रिस्क नहीं लेना, चाहे आपने गवर्नमेंट में करनी है, प्राइवेट से करनी है, किसी भी बच्चे ने करनी है। ठीक है। तो कोशिश करो कि आप 25 के दोपहर के बाद कर सकते हो। ठीक है। 26 और 27 को ज़्यादातर टारगेट करना, कि 26 और 27 को आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना, 28 को टारगेट मत करना। ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी 25 से 28 तक होगी, पेमेंट करनी है वो भी 25 से 28 तक होगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं वो भी 25 से 28 करने हैं। और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। ठीक है। तो कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। अगले नेक्स्ट प्रोसीजर की इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी फिर मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 29 जुलाई को। रैंक इन यूपी की, यूपी में वाइज की किस किस बच्चे को क्या क्या जो कैटेगरी का रैंक होता है यूपी के अंदर, यानी कि यूपी स्टेट का जो रैंक है, मेरिट लिस्ट आप कह सकते हो, वो इनकी आएगी 29 जुलाई को। उसके बाद बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग आपकी 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपकी जो चॉइस फिलिंग चलेगी। ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट आपको यहीं पे करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं होगा। और साथ में एक चीज़ की और एडवाइस दे देता हूँ, यूपी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो आपको जब भी चॉइस फिलिंग करनी है तो जैसे जैसे आप कॉलेज फिल करते जाओगे साथ साथ सेव करते जाना। बाद में ऐसा मत बोलो कि मैं बाद में सेव करूंगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट कभी भी ओपन हो जाती है, कभी भी क्लोज हो जाती है। पहले ऐसा होता था, मे बी इस बार थोड़ा सुधार आ जाए। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी, छोटा सा आपको हिंट था। अब नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या किया है। एक चीज बता देता हूँ, वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक नोडल सेंटर होगा। नोडल सेंटर का ऑप्शन आएगा, नोडल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये नोडल सेंटर क्या है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो जैसे आप नोडल सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा अपने आसपास का जो भी नोडल सेंटर वो आपने चूज कर लेना है। तो जैसे ही कोई अपने आसपास का जो नोडल सेंटर है, आप उसको वहाँ पे एरिया वगैरह से लिखे होंगे, तो आपको खुद समझ लग जाएगी। जब आप नोडल सेंटर पे क्लिक करोगे तो अपने आसपास का जो भी नोडल सेंटर वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। अब ये नोडल सेंटर करता क्या है, जो भी अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो नोडल सेंटर क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हुए, उसके बाद ये आपको एक रिसिप्ट जनरेट करेगा। ठीक है। रिसिप्ट जनरेट करेगा, और उस रिसिप्ट को आपने क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लेना है। ठीक है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए, अगर वो सारे के सारे वेरीफाई हो जाते हैं, ओके लग जाता है उसके ऊपर, तो उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और रिसिप्ट आपने डाउनलोड कर लेनी, जो आगे जाके आपको एडमिशन के टाइम काम आएगी। उसको स्किप मत करना। ठीक है। ये हो गया आपका नोडल सेंटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी डन। उसके बाद बात कर लेते हैं सीट, यानी कि रिजल्ट कब आएगा, कि किन किन बच्चों को क्या क्या सीट अलॉट हुई है। वो 3 या 4 अगस्त को आपका कभी भी आ सकता है, एक दिन आएगा। इन्होंने 2 डेट लिखी है, 3 को भी आ सकता है, यानी कि 4 को भी आ सकता है। वो हमारे चैनल के थ्रू आपको पता लगता रहेगा, इन्फॉर्मेशन कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है वो सब कुछ हम बता देंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब 3 या 4 को जो रिजल्ट आया कि आपको कहाँ कहाँ पे सीट अलॉट हुई है। ठीक है। वो फिर आपने अगर एडमिशन लेनी है, उसके लिए आपको टाइम दिया गया 5 से 8 अगस्त के बीच में आप जाके एडमिशन ले सकते हो। 4 दिन का आपको जो है वो टाइम दिया गया 5 से 8 अगस्त तक।
तो नोडल सेंटर वाली जो वेरीफाई के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने सारे ओरिजिनल भी ले जाने हैं, प्लस आपने जो वेरीफाई रिसिप्ट करवाई थी वो भी सारे के सारे आपने यहाँ पे एडमिशन के टाइम जो है वो ले जाने हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फी के बारे में, फिर उसके बारे में इनकी जो नई गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन बातों का जो आपको ध्यान रखना है, चाहे अगर आपने प्राइवेट में लेनी है या गवर्नमेंट में लेनी है, दोनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो इनकी फ़ी के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी इनकी है 2000 रुपीज़, ठीक है। ये गवर्नमेंट के लिए है, चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है। तो अगर आपको सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे कितनी सबमिट करवानी पड़ेगी 30,000, जो कि आपकी है रिफंडेबल। ऊपर वाली जो है नॉन रिफंडेबल, नीचे वाली रिफंडेबल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपको कितनी देनी पड़ेगी 32,000, ये गवर्नमेंट के लिए है। अब प्राइवेट के लिए बात कर लेते हैं। प्राइवेट यानी कि डीम्ड, जिनको प्राइवेट के अंदर लेनी है, अगर आप यूपी से हो तब भी सेम फीस है। अगर आपने किसी दूसरे स्टेट वाला बच्चा इसको देख रहा है, अगर आपने भी जाके वहीं पर एडमिशन लेनी है तो दोनों के लिए फी प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सेम आपकी 2000 रुपीज़ की होगी और सिक्योरिटी फीस जो अमाउंट है वो आपकी 2 लाख रुपए, यानी कि 2,02,000 रुपए जो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। ऊपर वाली आपकी नॉन रिफंडेबल है, नीचे वाली आपकी रिफंडेबल है, ठीक है। तो अगर ये एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो गाइडलाइंस आई है, ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ओपन हुई है, आयुष के लिए ओपन नहीं हुई है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूछने लग जाएंगे सर ये आयुष के लिए या एमबीबीएस बीडीएस के लिए। तो ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड के अंदर। अगर मान लो आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता है या राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो राउंड 3 यानी कि जिसको हम बोलते हैं मॉपअप राउंड, उसके अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपकी होगी 1,000 रुपए की। इस चीज का ये ध्यान रखना, यूपी के अंदर ये बहुत खास चीज है कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 के अंदर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड के अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वो आपकी है 1,000 रुपए, ठीक है, जो आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपने बीडीएस के अंदर करवानी है, एडमिशन लेनी है, तो बीडीएस के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया नहीं है। एमबीबीएस के लिए जो है, एमबीबीएस के लिए 2 लाख है, बीडीएस के लिए आपको 1 लाख रुपया आपको जो सिक्योरिटी फी जो अमाउंट वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, जो आपकी रिफंडेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी गाइडलाइन के अंदर कि इनके अंदर जो ब्रोशर आया है उसके अंदर क्या नई नई गाइडलाइंस आई है, वो मैं सभी आपके साथ डिस्कस या शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये गाइडलाइन आई है, तो अगर आप यूपी स्टेट से हो तो आपको किसी भी तरह का डोमिसाइल जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th 12th जो है अपने यूपी से ही की है तो आपको डोमिसाइल जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो, किसी दूसरी स्टेट के अंदर आ रहे हो, ठीक है, दूसरी स्टेट से जा रहे हो यूपी के अंदर, तब आपको जो है वो डोमिसाइल तब भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना कि जो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं दूसरी स्टेट से, तो उनको भी डोमिसाइल शो करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे खुद भी यूपी से ही हैं, ठीक है, अगर उन्होंने 10th 12th यूपी से किया तब भी आपको डोमिसाइल शो नहीं करना है। अब डोमिसाइल शो किसको करना है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या है, अगर आप रहते यूपी में हो लेकिन आपने 10th 12th किसी दूसरी स्टेट से जाके की है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, आप कहीं दूसरी स्टेट में पढ़ने गए थे, दिल्ली गए थे या वहाँ गए थे, तब आपको जो है डोमिसाइल जो है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी इनकी फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड गाइडलाइन के अंदर इनका आया है कि जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन मिल गई, ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन मिल गई, वो मॉपअप राउंड में नहीं जा सकता। इज इट क्लियर कि जिसको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में सीट मिलती है वो बच्चा मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलती है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलती है, ठीक है, और जहाँ पे आपको सीट मिलती है, तो यहाँ पे अगर आप ये एडमिशन नहीं करवाने गए, इन दिनों के अंदर अगर आप एडमिशन नहीं करवाने गए उस सीट के लिए, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी फीस और आपकी रजिस्ट्रेशन दोनों जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट के लिए है चाहे वो गवर्नमेंट के लिए, कोई भी प्रोसीजर है, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर जो अभी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए चाहे वो प्राइवेट कोई भी प्रोसीजर हो के लिए हो, अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट आपको अलॉट होगी है, अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेने जाते हो, ठीक है, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो वो वापस नहीं की जाएगी। सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको फिर पार्टिसिपेट करना है तो सारा कुछ दोबारा से जो आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देनी पड़ेगी और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से करवानी पड़ेगी। और अब इनकी नेक्स्ट गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। तो इनकी नेक्स्ट गाइडलाइन एक ऐसी गाइडलाइन है जो आपको कुछ बेनिफिट भी दे सकती है, क्योंकि यूपी के अंदर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, मतलब वहाँ पे उनकी जो सीट्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिजर्व्ड होंगी। वो कौन कौन से कॉलेजेस है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे कॉलेज है, इन्होंने बोला है राज्य के मेडिकल यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर, कन्नौज,
जालौन तथा सहारनपुर, ये 4-5 कॉलेज हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट हो सकता है, तो आप इन कॉलेजेस को सबसे पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। अब नेक्स्ट गाइडलाइन के बारे में बात करें तो अगर मान लो आपने चॉइस फिलिंग कही है, चॉइस फिलिंग के अंदर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर आपको जो कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पे जाके एडमिशन ले लेनी है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आप राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई करोगे। अपग्रेडेशन के लिए क्या होगा, अगर आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल गया, ठीक है, अपग्रेडेशन करने के बाद अगर आपको जो राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल गया, तो जो पहले वाला आपको कॉलेज मिला था राउंड 1 वाला, वो कैंसिल हो जाएगा। वो राउंड 1 वाला कॉलेज आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर जो आपने फ्रेश कॉलेज किया है राउंड 2 वाला, वही कॉलेज आपको मिलेगा। और राउंड 2 के अंदर जो चॉइस फिलिंग भी आपको फ्रेश करनी है, पुराने वाली चॉइस फिलिंग आपकी नहीं चलेगी। और जिनको दोनों में कॉलेज नहीं मिला तो उनको तो मॉपअप राउंड में मैंने जाना ही है, 1000 रुपया पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, ठीक है। तो अगर आपने फ्रेशर रजिस्ट्रेशन भी करनी है सबसे पहले, यानी कि जिन्होंने राउंड 1 भी नहीं किया, राउंड 2 भी नहीं किया, सीधा मॉपअप राउंड में आना है, तब भी उनको 1000 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता, ना राउंड 1 में मिला, ना राउंड 2 में मिला, ना मॉपअप राउंड में मिला, कहीं पे भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। रिफंड वहीं पे होगी जहाँ से आपने पेमेंट की होगी, जिस भी अकाउंट से, जिस भी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट आपने की होगी, उसी अकाउंट में जो है वो वापस आएगी। तो ट्राई करें कि आप अपना ही अकाउंट यूज करें, किसी अदर पर्सन का अकाउंट यूज ना करें। द नेक्स्ट गाइडलाइन इज कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाता है, तो राउंड 2 के अंदर अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि राउंड 2 के अंदर अगर आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे राउंड 2 के अंदर दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है, तो उस राउंड के अंदर आप जो राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज मिला था, तो इन्होंने बोला है कि आप राउंड 1 के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वो राउंड 2 के अंदर ना भरे। वहाँ पे आपको ऑप्शन उसका भी आएगा कि आप उसको भी दोबारा से भर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करें अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना, फिर आपको वो सेम कॉलेज क्यों भरना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप सेम कॉलेज भरते हो, अगर सेम कॉलेज के अंदर आपको सीट फिर से उसी कॉलेज के अंदर सीट मिलती है, तो मैंने आपको बताया कि राउंड 2 के अंदर आप जो है वो आपको सीट लेना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा, उससे आगे आप फिर काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो ये थे सारे के मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। बस इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे मेन पॉइंट्स जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। बाकी वो थोड़ा बहुत प्रोसेस है, वो एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, वो बाद में हम आपके साथ कवर कर देंगे। अभी के लिए आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, डेट्स मैंने आपको सारी शो कर दी हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई इशू है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो ओपनली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम सारी की सारी जो अपडेट है वो नीट के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।